नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बहुत टीम भेज रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो आइए खुद कर लीजिए, अमित शाह से बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बनर्जी ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार 27 मई को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने न केवल रेल मंत्री पीयूष गोयल पर राजनीति करने का आरोप लगाया, बल्कि कहा कि केंद्र सरकार कोरोना की जंग में प्रवासी मजदूरों के बहाने जानबूझकर राज्य के कामकाज में दखल देना चाह रही है। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह जी से कहा कि आप लगातार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम भेज रहे हैं, आप भेजते रहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार कोरोना से सही तरीके से नहीं निपट रही है तो आइए खुद कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक चुनी हुई सरकार को कैसे नापसंद कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के चलते भीषण गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे 1.2 करोड़ लोग, आजीविका छीनने से संकट। जी हां दोस्तों, बीते 2 से 3 दशकों में भारत ने करोड़ों लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकाला है, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से 1.2 करोड़ लोग एक बार फिर से इस दलदल में फंस सकते हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू किए गए लंबे लॉकडाउन के चलते 1.2 करोड़ लोग भारत में फिर से गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में 5.9 करोड़ लोग भयानक गरीबी में घिर सकते हैं। बीते सालों में एक छोटी सी नौकरी और कुछ आर्थिक सुरक्षा के चलते एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर आया था, लेकिन अब आजीविका पर संकट आने के चलते हालात फिर बिगड़ गए हैं। अप्रैल महीने में भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कुल 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। CMIE के डेटा के मुताबिक दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा था उससे आने वाले कुछ सालों में वह सबसे ज्यादा गरीबों वाले देश के तमगे से बाहर हो जाता, लेकिन कोरोना से निपटने को लागू हुए लॉकडाउन ने एक बार फिर से सालों पीछे ढकेलने का काम किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक संभावनाओं के लिए भी चिंताजनक हो सकती है, जो अपने पिछले कार्यकाल में गरीबों के लिए शुरू की गई मेगा स्कीमों के नाम पर ही सत्ता में आई है। डेवलपमेंट सेक्टर की कंसल्टेंसी फर्म IPE ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वजीत सिंह ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि भारत सरकार की ओर से गरीबी को खत्म करने के लिए सालों से किए गए प्रयास कुछ महीनों में ही बेकार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत में रोजगार की स्थिति इस साल बेहतर हो पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्पीक अप इंडिया से 10 करोड़ लोग जुड़े, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया है कि कोरोना रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से पीड़ित लोगों की समस्याएं सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर उसके स्पीक अप इंडिया अभियान को आज जबरदस्त सफलता मिली और 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने गुरुवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित इस अभियान के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दुनिया में सोशल मीडिया पर अभियान ने पहले स्थान पर ट्रैक किया। उन्होंने कहा, इस माध्यम से लोगों ने अपनी समस्या रखी और पार्टी जनता की समस्या को सरकार समक्ष रखेगी। उनका दावा था कि अभियान में 10 करोड़ लोग तो सीधे जुड़े हैं, लेकिन इसका असर इससे कई गुना ज्यादा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि लोग सच में बहुत पीड़ित हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़कर लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और पार्टी के 57 लाख कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को लिंक किया, जिनके जरिए से किसानों, श्रमिकों तथा अन्य वर्गों के लोगों ने वीडियो भेजकर अपनी समस्याएं रखी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया नहीं लेने का राज्यों को सुप्रीम निर्देश, रेलवे से भोजन मुहैया कराने को कहा। जी हां दोस्तों,
कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार 28 मई को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और इसका खर्च राज्य वहन करे। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने यहां फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि को प्रचारित करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने कहा कि जिस राज्य से मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उन्हें खाना और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश सरकार की होगी, जबकि ट्रेन में सफर के दौरान इसे रेलवे को उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि बसों में यात्रा के दौरान भी इन मजदूरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को देखें और यह सुनिश्चित करें कि यथाशीघ्र ट्रेन या बसों में उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। पीठ ने कहा कि इस संबंध में सारी सूचना सभी संबंधित लोगों तक प्रचारित की जाए। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल उसका सरोकार प्रवासी मजदूरों की परेशानियों से है जो अपने पैतृक स्थल पर जाना चाह रहे हैं। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन पंजीकरण, उनकी यात्रा और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराने में कई कमियां पाई गई हैं। इससे पहले न्यायालय ने इन प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र से अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायालय ने जानना चाहा कि आखिर इन कामगारों को अपने पैतृक शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा। 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि आखिर इन श्रमिकों की यात्रा के भाड़े के भुगतान को लेकर किस तरह का भ्रम है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन कामगारों को अपनी घर वापस की यात्रा के भाड़े का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। पीठ ने कामगारों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए मेहता से सवाल किया, सामान्य समय क्या है? यदि एक प्रवासी की पहचान होती है तो यह तो सुनिश्चित होना चाहिए कि उसे 1 सप्ताह के भीतर या 10 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। वह समय क्या है? ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक राज्य प्रवासियों को भेजती है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा पर उनसे कहा जाता है कि हम प्रवासियों को नहीं लेंगे। हमें इस बारे में एक नीति की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, लोगों से कहा मेरी तरह आप भी उठाएं आवाज। जी हां दोस्तों, भाजपा के सोशल मीडिया पर धुआंधार प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने आज स्पीक अप इंडिया शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मांग की कि सरकार खजाने का ताला खोले और जरूरतमंद लोगों को 6 माह तक 7500 रुपए नकद दे, लेकिन कुल रकम से 10,000 का भुगतान पहले करे ताकि लोग खड़े हो सके। मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम मुफ्त में किया जाए। छोटे उद्योगों को कर्ज की जगह नगद सहायता दी जाए जिससे उद्योग फिर से शुरू हो सके। कर्मचारियों को यह उद्योग वेतन दे सके। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक लघु फिल्म भी डाली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को मजलूमों की दास्तां से बेखबर सोते हुए दिखाया गया है। लोगों को नंगे पांव चलना, भूख से तड़पते मजदूरों की दशा जैसे दृश्य इस फिल्म में छाए हुए हैं। फिल्म का मकसद लोगों को आवाज उठाने का आह्वान करना है। सोनिया ने हमलावर मुद्रा में कहा कि गरीबों का दर्द, भूखे मजदूरों की पीड़ा उनकी सिसकी दुनिया सुन रही है, लेकिन मोदी सरकार को यह चित्कार सुनाई नहीं दे रहा। सरकार को यह दिखाई भी नहीं दे रहा कि करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, कारखाने बंद हो गए, किसानों को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन यह सरकार इस सबसे पूरी तरह बेखबर है। देश के सामने खड़े गंभीर खतरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 महीने से पूरा देश लॉकडाउन में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, आर्थिक तंगी किसी दैत्य की तरह खड़ा हो गए। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि लोग नंगे पांव, भूखे प्यासे अपनी जान हथेली पर रख घर वापस को मजबूर हुए हों और हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हों। सोनिया के इस वीडियो भाषण को जहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहुंचाने का काम पार्टी ने किया, वहीं पार्टी के सभी बड़े नेता सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम,
सुरजेवाला सहित अनेक नेताओं ने अपने रिकॉर्डेड वीडियो डाले तो राहुल और प्रियंका ने ट्वीट किया। सभी ने अपने अपने ढंग से उन मांगों को उठाया जो सोनिया ने उठाई थी। राहुल ने कहा कि सरकार गरीबों को तुरंत नगद सहायता दे, मनरेगा 200 दिन का सुनिश्चित हो, जिससे यह लोग महामारी के बोझ को हल्का कर सकें। प्रियंका ने स्पीक अप इंडिया के नारे को बुलंद करते हुए ट्वीट किया, हम सबका कर्तव्य है कि हम साथ मिलकर जरूरतमंद की मदद के लिए आवाज उठाएं। मैं आवाज उठा रही हूं, आप भी उठाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हॉस्पिटल में भर्ती संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस, सीबीआई भी दर्ज करेगी कई बीजेपी नेताओं के बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बीजेपी के कई नेता पुलिस और सीबीआई के चक्कर में फंस रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस आया हुआ है। उन्हें 20 मई को बुलाया गया था। अब अगली तारीख 2 जून की दी गई है, लेकिन इससे पहले पात्रा 28 मई को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसे में वह 2 जून को रायपुर जा पाएंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उधर 4 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के कुछ नेताओं व अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने वाली है। इन बीजेपी नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल हैं। लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले के 32 आरोपियों से सवाल जवाब शुरू करने के लिए 4 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। जो हाजिर नहीं हो पाएंगे उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज किए जाएंगे। भर्ती होने पर कई लोग चुटकी ले रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया, संबित पात्रा जी, मैं कोरोना के लक्षण का संदेह, वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे, प्लीज उनका कोई मजाक ना बनाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।